खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक बटन दबाया और घर घर तक राहत का वो पैगाम पहुंचाया जिसने बता दिया कि अभी तो राहत शुरू हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस अंदाज में 14 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी डीबीटी की यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की, उसने बता दिया कि राहत बचत की राह पर आपके बजट को सरकार सब्सिडी की बूस्टर डोज दे रही है। यही वजह है कि अभी तक 6,51,93,000 और 853 लोगों ने नामांकन करा लिया है। 49,10,631 ने अकेले 500 रुपए में सिलेंडर के लिए रजिस्टर कराया है। अब सवाल यह है कि क्या राहत की राह पर महंगाई राहत कैंप के जरिए क्या पूरे राजस्थान को ही राहत पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या सीधे खाते में ट्रांसफर गहलोत सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक है। यही फर्क है बीजेपी के अंदर कांग्रेस का। हम उन्हीं स्कीमों को बंद नहीं करते हैं। चलिए, बेहद खास मुद्दा है और उस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हुकुम मीणा जी हैं, कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत है हुकुम जी आपका। पंकज मीणा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। मिथिलेश जामनी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, स्वागत है मिथिलेश जी। और साथ ही हमारे साथ गृहिणी पारुल भार्गव जी भी हैं। पारुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है। हुकुम मीणा जी आपसे शुरुआत करते हैं। लाख यहाँ पर सवाल किए जाते रहे हों, लाख ये कहा जाए कि क्योंकि चुनावी साल है राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है। कितना बड़ा इस फैसले को मानती हैं आप? कितने बड़े राहत के तौर पर आम जन के लिए इस फैसले को आप देखते हैं? क्या वाकई में मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि आज वास्तव में मास्टर स्ट्रोक डाला है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो केंद्र सरकार ने जो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के साथ जो योजना चालू की थी, उसमें 1.343 करोड़ लोगों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भरवाया था और 7.67 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक बार अपना सिलेंडर भरवा के और बंद कर दिया था। तो वो जो सिलेंडर 1100 साढ़े 1100 रुपये का था, आज उसको 500 रुपये में लाभ दे करके, राहत लाभार्थियों को लाभ दे करके और 500 रुपये में करके वास्तव में आज बेहतर रूप से स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन आज सिद्ध हुआ है। क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे पता है धुआं कैसा होता है। धुआं के जब एक घरेलू महिला अपना खाना पकाती है तो उनकी आंखों में जब धुआं आंसू निकलता है तो वो किस तरीके से महिला को परेशान करता है। आज जो योजना लागू की है गहलोत सरकार ने, उसके तहत वन भी, पर्यावरण भी बचेगा, बिल्कुल पर्यावरण भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और आपका जीवाश्म ईंधन भी काम में नहीं लिया जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए काफी प्रदूषण युक्त हो सकता है वो। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज का वास्तव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मास्टर स्ट्रोक कहलाए, वो बीजेपी वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। जवाब यहाँ पर पंकज मीणा जी जरूर देंगे क्योंकि वो जवाब के साथ तैयार हमेशा डिबेट पे रहते हैं। पंकज जी, बेहद अहम है। देखिए, जब उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, खास ख्याल रखा गया था, चूल्हे से गैस सिलेंडर तक महिलाओं को पहुंचाया गया। इसके बाद भले ही नहीं आगे कोई खरीद पाया हो सिलेंडर, क्योंकि लगातार महंगाई की वजह से सिलेंडर के दाम बढ़ते रहे। अब जबकि 14 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें फायदा मिला है, अकाउंट में पैसे आने की बात करना और अकाउंट में पैसे पहुंचना, दोनों में फर्क है। आज ये हुआ है प्रदेश की जनता में 14 लाख उन लाभार्थियों के साथ। इस पर क्या कहेंगे आम जन के लिहाज से देखा जाए तो? श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो हुकुम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना जिस मंतव्य से शुरू की थी, उसकी आज आप जी खोल के प्रशंसा कर रही हैं। नहीं, मैं प्रशंसा नहीं कर रही, मैं ये कह रही थी कि वो काम सिद्ध नहीं हुआ। आपकी बात हो गई थी तो आप कह रहे हैं प्रशंसा की, मैंने प्रशंसा नहीं की। आपने प्रशंसा ये करी कि महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुआं से मुक्ति दिलाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो उज्ज्वला योजना शुरू करने का मंतव्य था वो यही था और इसी मंतव्य से मोदी सरकार ने ये सबको निःशुल्क कनेक्शन दिए थे और ना केवल निःशुल्क कनेक्शन दिए थे, साथ में पहला सिलेंडर भी मुफ्त दिया था।
और उसके बाद में जिस प्रकार से परिस्थितियां रही, सिलेंडर भरने में जरूर लोगों को कुछ समय लगा, क्योंकि ग्रामीण मानसिकता में एक अभ्यास नहीं था कि भाई लगातार ये गैस का उपयोग करें और उपयोग करके उसको वापस भरवाने का काम करें। ये अभ्यास लेकिन मुश्किल महंगाई भी तो थी पंकज जी, मुश्किल महंगाई भी तो थी, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे थे, कैसे भरवाएंगे और कैसे उसका इस्तेमाल करती, ये भी एक मुश्किल थी। नहीं, बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था आपकी। दूसरी बात आपने ये कही कि 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। बड़ी चालाकी से हुकुम जी से लेके अशोक गहलोत जी तक ये बात छुपा रहे हैं कि जो रियायत मिल रही है 500 रुपए के ऊपर, जो पैसा एक्स्ट्रा है, जो सब्सिडी का है, उसमें आधा हिस्सा केंद्र सरकार का भी है। पता नहीं क्यों अशोक गहलोत जी को या हुकुम जी को ऐसा लगता है कि ये बात छुपानी चाहिए या बतानी नहीं चाहिए, या अगर ये जनता को पता लग गई तो शायद हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि वोटों में कमी हो जाए। गुमराह कर रहे हैं आप, जनता को यानी आप कह रहे हैं कि केंद्र अरे सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, ये बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल, ये फैक्ट संभाल लीजिएगा हुकुम जी, आपको जब मौका लगे आप ये संभाल लीजिएगा। इसके अंदर आधा पैसा केंद्र सरकार का है। अब मैं आता हूँ महंगाई के ऊपर। आपने बड़ा ढिंडोरा पीट के एक विज्ञापन एजेंसी के सुझाव के ऊपर महंगाई राहत कैंप लगाया। पूरे राजस्थान भर में महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, और पता नहीं क्यों अशोक गहलोत जी ऐसे भी इतने बेचैन परेशान हैं कि अब तो माइक भी फेंकने लगे महंगाई राहत कैंप के अंदर। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि शायद जनता, राजस्थान की जनता महंगाई से परेशान है। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे महंगी बिजली है, जहाँ सबसे महंगा डीजल है, जहाँ सबसे महंगा पेट्रोल है, और ये तीनों आइटम वो होते हैं जो राज्य की या देश की अर्थव्यवस्था को संचालन करने के लिए, पहिया घुमाने के लिए तीनों चीज़ों की जरूरत होती है। चाहे किसान का ट्रैक्टर चलता हो या फैक्ट्री की वो मशीनें चलती हो, वो इन तीनों चीज़ों के बिना नहीं चलती। और इसी कारण से राजस्थान में महंगाई विशेष थी, और साथ में राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा थी। और अब आप महंगाई राहत कैंप लगा रहे थे। महंगाई राहत कैंप की स्थिति भी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। हालत यह है कि वहाँ 50 कर्मचारी की जगह 20 कर्मचारी तो मौजूद हैं, और जनता केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कराने जा रही है। वहाँ कोई महंगाई का नाम नहीं है, कोई राहत का नाम नहीं है, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कराने जा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए और लोगों की भीड़ रजिस्ट्रेशन नजर भी वो, आती है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही तो लाभ मिलेगा। पंकज जी लौटेंगे आपके पास, वो ठीक डाटा आपके पास। है, हुकुम जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप देखो, हुकुम जी, पंकज जी एक आपका मिनट जो वापस नंबर है, लौटते हैं, बोलिएगा, मैं क्योंकि अपना दूसरे नंबर बोल रहा मेहमान भी है। मिथिलेश जी का रुख करते हैं। पंकज जी वापस लौटेंगे, वहाँ अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक मिनट श्वेता, मेरी लाइन पूरी कर लूं मैं। वहां केवल और केवल रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जो बरसों से सरकार के पास में है, जो दे नहीं रही है। तो आप सरकार क्यों नहीं, आप क्यों नहीं डाटा उठा लेते? आपको बिजली विभाग का डाटा बिजली विभाग से मिलेगा, जलदाय विभाग का डाटा जलदाय विभाग से मिलेगा। आप ये कि राहत कैंप में राहत नहीं मिल रही, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होकर आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो रहा आपका है। ये मानना है, यानी बीजेपी ये मानती है, आपका ये मानना है? जनता ये मान रही है। चलिए, जनता मान रही है। हम किसान का इंटरव्यू मिथिलेश जी, बिल्कुल मिथिलेश जी का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस की तो बात हमने सुन ली, एक राहत देने की बात कर रही है और एक कह रही राहत कैंप सिर्फ नाम का राहत कैंप है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, अकाउंट में आज 60 करोड़ पहुंचना, 14 लाख लाभार्थियों को फायदा होना, इस फैसले को कैसे देखा जाए? और लगातार राहत की बात प्रदेश सरकार कर रही है, राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के अपने अलग तर्क हो, लेकिन कितना बड़ा इस मास्टर स्ट्रोक के तौर पर आप क्या इसे मानते हैं, या फिर चुनाव के तहत के ये फैसले? देखिए, अशोक गहलोत जी जिस इलाके से आते हैं वहां कहा जाता है कि सिर काटे रूख बचे तो भी सस्तो जान। अगर सिर कटे और रूख बच जाए, यानी पेड़ बच जाए, उसे सस्ता जाने। और आज पर्यावरण दिवस है, तो उस लिहाज से एक बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि गाँव में जो रोटी बनाने के काम लिया जाता है वो पेड़ों की लकड़ी ली जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, तो उसके हिसाब से तो एक आज इंपॉर्टेंट चीज़ है और जंबो जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि केवल 14 लाख परिवारों को ही क्यों दी, 76 लाख परिवारों का हमारे पास डाटा था। और दूसरा सबसे अहम बात है जो एक छिपाई जा रही है कि इसमें 200 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, यानी ये 1106 रुपए का सिलेंडर है, ये उज्ज्वला वालों को 900 रुपए में मिलता है, और 900 में 200 रुपए केंद्र सरकार के हैं और 200 इनके 500 की सब्सिडी। तो इस तरीके से छूट है, यानी पूरी छूट का अगर हम आकलन करेंगे तो इसमें 200 रुपए केंद्र सरकार देती है और उसकी अवधि भी बढ़ा दी। अब बीजेपी वाले इसको भुना नहीं पा रहे, क्योंकि बीजेपी की हालत नाजुक है। सीपी जोशी जी नए आए हैं, पहले पूनिया जी थे, उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है कि ईडी भारी या सब्सिडी, आज के दिन की सबसे अहम चर्चा यह है कि ईडी भारी पड़ेगी या सब्सिडी। जो चुनावी हिसाब से जो देखा जा रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत जी के मास्टर स्ट्रोक पर कहीं नरेंद्र मोदी का ये ईडी वाला स्ट्रोक भारी नहीं पड़ जाए, वो एक अहम चीज है। ये ठीक बात है अशोक गहलोत जी की 14 लाख परिवारों को, लेकिन 76 लाख परिवार है, सबको एक साथ भी डाली जा सकती थी।
आंकड़े आ भी सकते थे। अब महंगाई राहत कैंप की बात करें तो महंगाई राहत कैंप में तो पत्नियां ढूंढ के लाई दी जा रही है। एक जो दौसा में आया है प्रकरण, उसमें आज पटवारी जी ने चंपाकली लाके दे दी और ये भी व्यवस्था कर दी है तहसीलदार जी को कि चाय पर मिलने की कमी है, 30 साल की ढूंढ के दे दी। तो जिस तरीके का ये एक आर्टिफिशियल मजाक बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरह ही इन महंगाई राहत कैंप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरह एक मजाक हो गया है। तहसीलदार ने पटवारी मुकर्रर कर दिया, पटवारी ने एक दिन में लड़की ढूंढ दी, 50 साल के आदमी के लिए 30 साल की लड़की। ये जो मजाक हो रही है वो इसकी गंभीरता पर उंगलियां उठाती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 2003 और 13 उनका अगर अध्ययन करें तो लास्ट के महीनों में कुछ ऐसा ही माहौल था। अब थोड़ा मार्केटिंग ज्यादा है, लेकिन राहत देने की अशोक गहलोत ने तब भी पूरी कोशिश की थी। अब ये राहत वोटों में कितनी कन्वर्ट होती है, क्योंकि यूथ के मामले में ये जो ईडी की मामला हुआ है ये बड़ा सेंसिटिव जोन है। क्योंकि अगर हम बात करें जो एसआई का रिजल्ट आया है उसमें 2 जगह के 180 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जो प्रिंसिपल जेल में है उसके एलडीसी का बेटा टॉपर रहा है। तो ये बातें यूथ को कनेक्ट कर रही है सीधी। इन चीजों के ऊपर ठीक है अशोक गहलोत जी तमाम चीजें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा डेंट है उस पर पेंट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नौजवान नाराज है और बेरोजगारी का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 1 लाख भर्ती करनी है। जो बात आपने कही इसी पर ये बात जरूर कह सकते हैं कि कई बार होता है कि आप बहुत सारी राहत देते हो, बहुत सारे अच्छे फैसले लेते हो, लेकिन कई बार एक चीज है जो कमी रह जाती है और वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देती है। ये भी देख सकते हैं। आप 100 काम अच्छे करें और एक काम बुरा कर दे वो बुरा हो जाता है। बिल्कुल, और यही हो रहा है, क्योंकि 1 लाख भर्ती करने की घोषणा की गई थी जो उपेंद्र यादव के साथ समझौता हुआ, वो सारी पाइपलाइन में जितनी भर्तियां उनमें कोर्ट आ रहा है, तो वो बेरोजगार क्या करे? वो 400 रुपए का सिलेंडर लेके तो खुश है, लेकिन जब उसका नौजवान बेटा नौकरी के लिए तरस रहा है, वो पेपर लीक हो गया, वहां उनका मन विच्छिन्न हो रहा है। लाभ मिल रहे हैं, कई उम्मीदें भी बढ़ जाती है। जब एक चीज होती है तो कई और राहत की उम्मीद आम जन भी करने लगता है, क्योंकि उसे रोजमर्रा की चीजों जरूरतों की पूरी करती हुई सरकार ही अच्छी लगती है। पीछे क्या हो रहा है, कितना फायदा, कितना घोटाला, कितनी गड़बड़ी, शायद उससे आम जन को उतना ही सरोकार होता नहीं है। पारुल जी भी हमारे साथ है, पारुल भार्गव गृहिणी है। पारुल जी देखिए, राजनीतिक तौर पर बात की जाए, अलग अलग तरह के तर्क भी होते हैं, कई एंगल निकलते हैं, लेकिन एक गृहिणी के तौर पर अगर बात की जाए, गैस सिलेंडर जैसे जैसे बढ़ रहा था, गृहिणियों के लिए चर्चा का विषय भी यही था, कैसे बचत की जाए, उसकी कोशिशें भी जारी थी। कब राहत इसे लेकर मिलेगी, इसका भी इंतजार था। अब अगर 14 लाख लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है तो गृहिणी इसे किस तरह से देखती है? क्या आपको लगता है कि कुछ और चीजें हैं जो गृहिणी उम्मीद कर रही है कि सरकार ऐसे फैसले ले ताकि महिलाओं को? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ये 14 लाख को जो ये 400 रुपए का सिलेंडर दिया गया है, कब तक है? जब तक वोटिंग चल रही है, जब तक ये क्या कहते हैं वोट दिए जा रहे हैं, तब तक चलेगा? या उन्होंने कभी कुछ ऐसा कहा है कि कितने सालों तक दिया जा रहा है? आज हम बात दोनों विपक्ष की बात करते हैं। मैं किसी भी तरफ से, ना भाजपा ना कांग्रेस, मैं किसी तरफ से भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी, जो ये 400 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है उसका अगर टैक्स की बात करी जाए तो ये टैक्स किसके सर पर आएगा, किसके कंधों पर आएगा? क्या आम जनता इस कंधे को उठाएगी? सर ने बहुत बढ़िया बात करी कि आज माँ बाप को 400 रुपए का सिलेंडर दे दिया, लेकिन क्या कल आगे आने वाले उनके बच्चों को भी 400 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा? क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत टाइम पहले कुछ 5 ऐसे राज्यों को संशोधित किया था, रोका गया था कि उनको कर्जा नहीं दिया जाए। किस लिए दिया गया था? इसीलिए दिया गया था कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं या अपनी अप्रोच बढ़ानी है या आपको अगर अपने को ही सिर्फ दिखाना है तो कम दर कर दिया जाए और बाद में उसी का ही जो भार है वो बाकी लोगों पे डाल दिया जाए टैक्स के हिसाब से। आज मैं बात करती हूँ, चलो 400 रुपए का सिलेंडर की बात तो हो गई है, हम अगर स्कूलों की भी बात करें, और भी जब ये आया था अपना क्या कहते हैं इकोनॉमी का सारा आया था, जब उन्होंने ये बोला था कि स्कूलों में इतना स्कूल बढ़ाए जाएंगे, मैं हमेशा ये पूछती हूँ, जो पुराने घर हैं, जो पुरानी औरतें हैं, उनको कितना देखा गया कि वो कैसे घर में रह रही हैं? क्या उन्हें रोटी मिल रही है? नहीं मिल रही। आज मैडम ये कह रही हैं कि हमारी आंखों में आंसू बच गए, सर कह रहे हैं लकड़ियां कटने से बच गई, लेकिन क्या हमारे सरकार को ये पता है कि उस घर में छत भी है या नहीं है? उस सिलेंडर का क्या करेंगे जब रोटी पकाने के लिए अनाज ही नहीं होगा? तो उस पर कौन देखेगा? उस पर भी तो ये चर्चा होनी चाहिए। अनाज कितना दिया जा रहा है, चावल कितने दिए जा रहे हैं, सिलेंडर 400 रुपए लेकर कब तक और किस लिए दिया जाएगा और कितने वर्षों तक दिया जाएगा, इसका जवाब मुझे चाहिए। आप ये कह रहे हैं एक राहत काफी नहीं है। हुकुम जी, बेहद अहम है कि दरवाजे पर खुशियां तो है, लेकिन अब टेंशन इस बात की कि खुशियां कब तक रहने वाली है? क्या कुछ और राहत मिलेगी या जो राहत मिली है वो बरकरार रहेगी, या फिर दिसंबर में इलेक्शन होने पर और इलेक्शन के रिजल्ट आने पर डिपेंड करता है कि राहत कब तक रहेगी? प्रज्ञा जी अभी बोल रही थी कि ये राहत कब तक है। आप ये भूल गई शायद एक महिला होकर के कि भाजपा शासित दिनों में आपको सिलेंडर कितने का मिल रहा था।
अभी आपको जब सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया है, आप मैम, ये बहुत अच्छी बात है, आप 500 में कर दिया आप है। शायद 10 लेकिन योजनाओं को भूल गई मेरा हैं। तो आप सवाल सुनिए ही मेरी यही बात, है। आप मेरा पहले तो सुनिए। सवाल ये है कि कितने सालों तक दिया जाएगा। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, आप सुनिए मेरी बात। आप शायद 10 योजनाओं को भूल गई। चिरंजीवी योजना आपके है, अन्नपूर्णा योजना आपके है, और आपके काफी बेरोजगारी, मुख्यमंत्री बेरोजगारी योजना आपके है, उसमें मनरेगा में 25 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं। शहरी बेरोजगारी योजना आपके आप बता सकती है कि सारी आप- योजना उन लोगों के सामने तक पहुंच रही है। आप जब तक आप सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तब तक ये योजनाएं रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। और दूसरी बात, आज आप ये कह रहे थे यानी इन योजनाओं जेमिनी का जी, लाभ चाहिए आपको, तो वापस कांग्रेस की सरकार बिल्कुल लेकर आपको आएगी। आप ये कहना कांग्रेस चाह की रही सरकार, हैं। बिल्कुल पंकज कांग्रेस की जी, सरकार पंकज आएगी तो जी, इन योजनाओं का पंकज जी, लाभ पंकज मिलेगा। जी, ठीक है। आप बात कर रहे हो, आप आज ठीक है, बात कर रही हुकुम हो। जी, आप हुकुम जी, सुनिए, 4 सुनिए। साल पहले बात नहीं कर रही थी। पंकज जी, बीजेपी शासित प्रदेश में हुकुम जी, महिलाओं को हुकुम जी, कितना देखिए, वक्त प्रताड़ित तो होना ज्यादा पड़ा, नहीं, to the point कितनी बात महंगाई का करिए, सामना बात करना करिए। पड़ा, हुकुम जी, एक और एक मिनट। महिला पता नहीं वापस आपका रुख करेंगे पंकज जी। हाँ पंकज जी, अभी आप ही के चैनल पे थोड़ी देर पहले चल रहा था, अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि हम कोई स्कीम बंद नहीं करते, किसी की कोई स्कीम बंद नहीं करते। जी, बिल्कुल नहीं करते। अरे हुकुम जी सुन लीजिए आप, आपको ये बीच बीच में टोकने से नहीं, क्या मैं मिलेगा? बता अरे दूं। आप सुनिए ना, तो आपका आपके समय में मैं एक सेकंड ही जो बोला क्या? आरोप प्रत्यारोप लगा रहे ठीक है, हैं हुकुम आप, जी, सुनिए। अब मैं आपको झूठ मैं फैला याद रहे दिलाता हूँ, हैं, अब आपको मुझे मैं टोकना गिनाता जरूरी हूँ, है। अब आपको मैं गिनाता हूँ आपने क्या बंद किया। आपने कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना हिंदुस्तान में आ गया, उससे 2 महीने पहले भामाशाह योजना बंद करी, और आप आश्चर्य करेंगे पूरे कोरोना के 1.5 साल के पीरियड में भामाशाह योजना बंद थी। राजस्थान के गरीबों को किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही थी। बताइए, इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है राजस्थान के गरीब के साथ में कि आपने आप जो लोगों निःशुल्क को गुमराह कर रहे स्वास्थ्य हो, की जो बोल रहे हो योजना तो थी बीच बंद में कर मत दी, बोलो। और आज आप चिरंजीवी का गुणगान कर रहे हैं। आप गुणगान कर रहे हैं इंदिरा रसोई का। इंदिरा रसोई वास्तविकता में राजस्थान में वसुंधरा सरकार में अन्नपूर्णा योजना आई थी। और फिर मैं याद दिलाऊंगा आपको, कोरोना के टाइम पे अन्नपूर्णा योजना भी बंद थी। आप देखिए, मजबूर देखिए कि हिंदू राजस्थान के गरीबों का वो स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले सकते, वो भोजन नहीं ले सकते। वो तो भलाओ मोदी सरकार का, जिन्होंने अन्न देने का काम किया। और आप देखिए, आप कहते हैं हम बंद नहीं करते। पहले कोरोना के समय राजस्थान सरकार 5 किलो अनाज दिया करती थी, जो बरसों से 20 साल से राजस्थान में चल रहा है। कोरोना के टाइम पे मोदी सरकार ने 5 किलो और देने की व्यवस्था करी प्रति व्यक्ति, यानी 10 किलो अनाज मिल रहा था प्रति व्यक्ति। और पिछले 6 महीने से गहलोत सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनाज बंद कर रखा है। केवल और केवल इस वक्त जो मोदी सरकार द्वारा जो अनाज दिया जाता है वो मिल रहा है। आप बताइए, इससे ज्यादा कोई बेगैरत मुख्यमंत्री हो सकता है जो गरीबों का अन्न का निवाला छीन लेता हो? और आप कहते हैं कि हम कोई योजना बंद नहीं करते, हम गरीबों का यूं भला करते। आप गरीबों का अनाज खा गए, आप गरीबों की दवाई खा गए, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि आप गुमराह नहीं होगी। एक तरफ आप ये आरोप प्रत्यारोप से जनता गुमराह नहीं किया जा सकता। ठीक है पंकज जी, आपके बीजेपी पंकज माइंडेड जी, लोग भी एक आपको मिनट। गहलोत सरकार को हुकुम जी, जिताने एक की मिनट। बात कर रहे हैं, कांग्रेस मिथिलेश सरकार जामनी लाने जी, की बात कर रहे हैं। मिथिलेश जामनी जी, और एक आप बात कह रहे करिए। हैं, पंकज जी सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जैसा कार्यकाल पंकज इतिहास जी, में कभी ना दोहराया जाएगा। बात सुनिए, दोनों की गवर्नमेंट थी, अच्छी योजनाएं लेकर आए, योजनाएं कई बंद भी हुई तो कुछ दूसरी राहत भी दी गई, हर सरकार करती है। मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। मिथिलेश जामनी जी, एक बेहद अहम ये कोरोना के टाइम पे आपने बंद किया। आपके राज्य मंत्री सुनिए पेट्रोलियम राज्य मंत्री और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के आज का राज्यसभा का बयान सुन लीजिए आप। अब उन्होंने क्या कहा, खुद की सरकार पे इसका सवाल उठाया, कब तक अब है? वो क्यों नहीं अभी के लिए तो हम खुशी मना सकते हैं, लेकिन खुशियां कब तक मनाएं? दूसरी तरफ डिपेंड करता है कि सरकार वापस आती है तब तो ठीक है, क्योंकि ये भी चीजें देखने को मिलती है। जब दूसरी सरकार आती है तो कुछ योजनाएं बंद होती है, दूसरे नाम से फिर शुरू होती है, क्योंकि एक क्रेडिट भी है कि हमने जो कहा वो हम करके दिखा रहे हैं। हम पर जनता ने भरोसा किया, हमारी सरकार आई, इसलिए हमने जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। ये जो गेम चलता रहता है जनता के साथ, इस पर कैसे लगाम लगे? और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप लेकर आ रहे हैं कोई भी, इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर राहत किसी सरकार लेकर आई तो उसे कंटिन्यूटी में रखा जाए, ना कि बंद किया जाए? और यही मुद्दा बन जाता है वापस। देखिए श्वेता जी, सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 दिन पहले एक सुनवाई हुई अश्विनी उपाध्याय की रिट पे, जो 25 जनवरी को लगी। तो उसमें बहुत अहम मुद्दा उठाया गया कि लोग वोटों के खातिर, कोई मंगलसूत्र देता है तो कोई चैन देता है तो कोई मोबाइल देता है, लेकिन पैसा किसका है? ये वोट के लिए जो आईपीसी में बर्बरी है, जो रिश्वत है, एक तरीके की ब्राइब है, वो आप दे रहे हैं, और इस पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी कहा है और कपिल सिब्बल जी ने उससे भी कहा है कि ये क्या चल रहा है। आप जन कल्याणकारी योजना तो दीजिए, लेकिन आप तो वोटों के लिए किस लेवल पर जा रहे हैं? आपके पास इंडिया के ऊपर कर्जा 70 लाख करोड़ का हो चुका है।
10-5 लाख करोड़ और कर्जा मिलेंगे। उसके बाद हमारे राजस्थान पे 5 लाख करोड़ का कर्जा है, पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 करोड़ आबादी, हर आदमी के ऊपर 1 लाख का कर्जा है। तो ये जो हम तमाम घोषणाएं करते जा रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहा है, पैसा कोई पार्टी अपने चंदे में से नहीं देता, नेता कोई अपनी जेब से नहीं देता, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, देते तो सब उसी से है। आपको केवल वोट लेने के लिए जनता के दिमाग को बाइफरगेट कर रहे हैं। वोट पैसा जनता का, देना जनता को, लेकिन उसको देने के लिए मार्केटिंग करना। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये खतरनाक है, श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। आपको मजे आ रहे हैं बोल बोल के कि साहब जनता बड़ी बावड़ी है, अरे पैसा उन्हीं का है। तो रियल डेमोक्रेसी जब आएगी, जब आप जनता को इस लायक बनाए कि उसे इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके बेटे को रोजगार दे दीजिए, उसको नहीं चाहिए राहत, क्या करेगा वो 400 रुपए के सिलेंडर के, उसके बेटे की नौकरी लग जाएगी तो क्या कर लेगा वो 25 लाख के बीमा का, उसको जरूरत नहीं है। जब निःशुल्क दवा योजना, लेकिन इससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। देखिए परमानेंट सोल्यूशन होगा तो आगे क्या करेंगे? परमानेंट सोल्यूशन यही सब चीजें तो है जिनका लालच देते हैं, वोट के तौर पर इनको वापस मिले। जलेबी लटकाने की प्रक्रिया है भारतीय डेमोक्रेसी में, जो भारत की अर्थव्यवस्था को खोखली करती जा रही है, उसका क्या होगा? 55 लाख करोड़ पर यूपीए सरकार छोड़ के गई थी, इन्होंने और इसमें बढ़ा दिया बीजेपी ने। अब आपके 70 लाख करोड़ हो चुके, 10 लाख करोड़ का और आपको कर्जा मिलेगा, फिर आप श्रीलंका जैसे हो जाओगे। फिर आप बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप पुल बना रहे हो, बाहर से लाके पैसा ला रहे हो, वर्ल्ड बैंक से पैसा ला रहे हो, जापान से पैसा ला रहे हो। पारुल जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। मैडम मैं तो सीधे यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये दर जो है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों आता है? पूरे साल या इतने सालों में इतनी गरीबी जो भारत में है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लोग ठंड में ठुठुरते रहते हैं, उस समय ये क्या जाता है? सिर्फ इतना सिलेंडर दिखाने पर ही क्या सारा की सारा दर नजर आ जाता है? इलेक्शन होने पर ही वो पैसा कहां से आता है? अगर हम ये बात करें तो जितने भी हैं इलेक्शन अपने जेब से पैसा थोड़ी ना देते हैं, देते तो आम जनता से ही है ना। आम जनता को मूर्ख बनाकर अगर आप हर दर दिखाओगे कि हमने ये योजना बना ली, हमने सिलेंडर दे दिया, हमने खाने, कितने दिन के लिए दे देंगे आप? और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए जो भी पार्टी जीती वो अपना एक नया योजना लेकर आएगी और फिर मूर्ख बनाना चालू कर देगी। तो ये मूर्ख बनाना कब तक चलेगा? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि मुद्दा तो अहम है और मुद्दा ऐसा है कि चर्चा इस पे हम कई घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विराम देने को बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद अहम है, राहत यहाँ पर दी जा रही है और राहत के तौर पर ही जिनके अकाउंट में पैसे आए हैं, 60 करोड़ जो सरकार ने आज दिए हैं, वो राहत के तौर पर दिख रहे हैं, वो खुश भी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि एक ही राहत की तो जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जब एक राहत मिलती है तो उम्मीदें दूसरी और चीजों को लेकर भी बढ़ जाती है। क्या सरकार उसे पूरा कर पाएगी? क्या इसका बेनिफिट दूसरी तरफ देखा जाए सरकार को मिलेगा? क्या जनता इसे देखते हुए भरोसा जताएगी? जो वोटिंग होगी इस साल जो विधानसभा चुनाव होने, उसमें क्या राहत मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है जो वादे किए जाते हैं क्या वो पूरे किए जाएंगे? लेकिन अहम यही है, राहत आप दीजिए, फ्री में आप बहुत कुछ दे देंगे, बहुत सब्सिडी दे देंगे, लेकिन कब तक? इंतजार इस बात का है कि कुछ परमानेंट सोल्यूशन हो, कुछ परमानेंट राहत हो, रोजगार यहां पर मिल सके, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, तो हर वर्ग को इससे फायदा होगा। इंतजार जनता इसी को लेकर कर रही है और आने वाले वक्त में देखते हैं और क्या कुछ राहत मिल पाएगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। यही फर्क है बीजेपी के अंदर कांग्रेस का। हम उन्हीं स्कीमों को बंद नहीं करते हैं।